हेलो, दिस इज अमन शर्मा और हम फिर से अब नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम पब्लिक सर्वेंट से डील करेंगे। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट का डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। अब इसमें अलग अलग वेराइटीज़ दी हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ दी हैं जिसमें 12 वेराइटीज़ हैं। आई थिंक 12 वेराइटीज़ हैं, लेकिन फर्स्ट वाली रिपीट लो तो कह सकते हैं 11 वेराइटीज़ हैं पब्लिक सर्वेंट में। तो जो पब्लिक सर्वेंट में आते हैं और जो जो नहीं आते पब्लिक सर्वेंट में, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है पब्लिक सर्वेंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट से एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है, तो उससे डील करते हैं। और हम डायरेक्ट रीडिंग करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रीडिंग करते हैं पब्लिक सर्वेंट की। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21, द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर आफ्टर फॉलोइंग। मतलब कोई भी जो नीचे चीजें, जो नीचे वैरायटीज दी है ना, वहां पर जो आदमी आएगा उसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, ये बता दिया गया। अब तो जो पहला जो फर्स्टली वाला है वो रिपील कर दिया गया था मद्रास सिविल कोर्ट्स, सॉरी ओमेट हो गया था एडॉप्शन ऑर्डर से। मैंने आपको पहले भी बताया था एडॉप्शन ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट क्लॉज है वहां पर एडॉप्शन ऑर्डर 1950 से क्या कर दिया गया था? ओमेट कर दिया गया था। जो फर्स्टली वाला पार्ट है, ठीक है, जो पहली कैटेगरी थी वो ओमेट कर दी गई थी। अब जो सेकंड पढ़ते हैं हम, एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नवल और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया। कोई भी कमीशन ऑफिसर हो, मिलिट्री का या फिर थल सेना का, जल सेना का, वायु सेना का, कोई भी मिलिट्री का ऑफिसर हो, वो सब क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर एक लिस्ट भी बना सकते हैं। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट में कौन नहीं आता है मैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आता है। ठीक है, जैसे हम आर्टिकल सॉरी, जब हम आर्टिकल 12 पढ़ते हैं ना, स्टेट में क्या आता है क्या नहीं आता, वहां पर ये सेम लिस्ट है। नहीं, हम लोग को ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी पब्लिक सर्वेंट वाली। ठीक है, हम आगे डील करते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या कह रही है? एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्संस एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि कोई भी जज हम पढ़ के आए 19 में। ठीक है, कोई भी जज जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली, वहां पर पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। जज को हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। ठीक है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा एक एजुकेटरी फंक्शंस प्रैक्टिस करने के लिए। एजुकेटरी फंक्शंस क्या होते हैं? जहां पर एक डिसीजन दिया जाता है। एजुकेटरी का मतलब क्या होता है? जहां पर एक फाइनल वर्डिक्ट आ सके, एक डिसीजन, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जा सके, उसको हम एजुकेटरी फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Every officer of the court of justice including a liquidator, receiver or commissioner whose duty it is as such officer। यहाँ पर बता दिया कि भैया जो ऑफिसर है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर। सेक्शन 20 में पढ़ के आए हम लोग। ऑफिसर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का, यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे दी, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर को भी इंक्लूड कर दिया, रिसीवर को भी इंक्लूड कर दिया और कमिश्नर को भी इंक्लूड कर दिया। उसकी ड्यूटीज क्या क्या है ये बताया यहाँ पर, जिससे आप और लोगों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। टू इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट ऑन ई मैटर और लॉ ऑफ फैक्ट। ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, किस पर? लॉ की मैटर पे या फिर फैक्ट के मैटर पे। टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट बना सकता है, उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, उसको ऑथराइज कर सकता है और यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, रख सकता है उस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित। ठीक है, टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर चार्ज ले सकता है किसी प्रॉपर्टी का, उसको डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी को। और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, यहाँ पर जुडिशियल प्रोसेस का भी निष्पादन कर सकता है, एग्जीक्यूट करा सकता है किसी जुडिशियल प्रोसेस को। ठीक, कमिश्नर जो होता है, कमिश्नर अपॉइंट होता है जो ऑर्डर में 26 में सीपीसी में, वो क्या करता है? यही करता है, एक जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, यहाँ पर ये शपथ भी दिला सकता है किसी को। ठीक है, यहाँ पर जो कोर्ट के ऑफिसर्स यहाँ पर बताए गए ना थर्ड में, यहाँ पर शपथ भी दिला सकते हैं। To interpret or to preserve order in the court, every person specially authorized by the court of justice to perform any of such duty। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पर एम्पावर कर दिया स्पेशली कि भैया आप ये सब फंक्शन जो मैंने आपको बताया ना, आप वहां पर एक्सरसाइज करोगे वो फंक्शन। कोई भी ऑफिसर ऐसा, ठीक है, तो वो पब्लिक सर्वेंट में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला क्या कहता है? एवरी जूरीमैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। कोई भी जूरीमैन, कोई भी असेसर। जूरीमैन कौन होता है? जूरीज जैसे हम पहले पढ़ते थे ना, जूरीज क्या होती है? जूरी पहले कंसेप्ट था जूरी का, जूरी कंसेप्ट चलता था पहले। जैसे आपने केएम नानावती का केस पढ़ा होगा, उसमें जूरी कंसेप्ट था पहले। तो वो जूरीमैन जो होते थे ना, जो जूरी बैठती थी, तो जो जूरीमैन होते थे वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट में आ जाएंगे। मेंबर ऑफ पंचायत भी, असेसर भी आ जाएगा, किसी चीज को असेसमेंट करने वाला असेसर कहलाता है। ठीक है, असेसर भी पब्लिक सर्वेंट में, जूरीमैन में आ जाएगा। और मेंबर ऑफ पंचायत है जो कि कोर्ट को असेस कर रहे हैं कहां तक पहुंचने के लिए, एक न्याय की
न्याय न्याय तक पहुंचने के लिए असेस कर रहे हैं जो कोर्ट को, ठीक है, जूरी मैन हो, असेसर या फिर पंचायत का मेंबर हो, तो वो सभी पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट को असेस कर रहे हैं, दो लोगों को असेस कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस को और पब्लिक सर्वेंट को, तो वो यहाँ पर दोनों पब्लिक सर्वेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एवरी आर्बिट्रेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि आर्बिट्रेटर, मैंने प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं ऐसे, कैन आर्बिट्रेटर बी अ पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बोल देंगे एनमरेट, मतलब ऐसा बोल देंगे क्वेश्चन में प्री में कि कौन सा इनमें से पब्लिक सर्वेंट नहीं है या फिर है, तो आर्बिट्रेटर आपको दिखेगा तो वो है, नहीं है हमें उसको टिक नहीं करना है, ऐसे एलिमिनेट करके हम प्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर और द पर्सन whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority, ठीक है, वही वाली बात कही गई है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, 7th पे जाते हैं जब, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, उनके पास पावर है कि वो किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, अपने पास अंदर रख सकते हैं उनको बंद करके, ठीक है। यहाँ पर उनकी बात कही, जैसे पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस कांस्टेबल को भी हम पब्लिक सर्वेंट मान सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है कन्फाइनमेंट रखने की, ठीक है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 8th क्या कह रहा है, 8th ये कह रहा है, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, to protect the public health, safety और convenience। यहाँ पर जब ये वाला जो क्लॉज है ना, ये हम रिलेट कर सकते हैं नगर सेवा समिति वालों से। जो नगर सेवा समिति होती है ना, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है, मुखबिरी का भी काम करती है नगर सेवा समिति। और ऐसे लोग भी रहते हैं जो, यानी जो सोसाइटीज के बहुत सारे जो इनहेबिटेंट्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा जो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स होते हैं, वो भी कुछ कुछ ऐसे वर्क करते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी और कन्वीनियंस में वर्क करते हैं, पुलिस की मदद करते हैं। जो गांव जैसे जो देहात क्षेत्र में जो लोग होते हैं ना, जहां तक रीच नहीं होती है हर ऑफिसर्स की, या फिर जहां तक रीच नहीं होती है हर पब्लिक सर्वेंट की, वहां पर ये लोग काम करते हैं, उनके बारे में बताया गया, उनको भी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में डाला गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी ऑफिसर्स हु ड्यूटी it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government। उस प्रॉपर्टी को रखना, ये पट्टे वाले जो होते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को रखना, रिसीव करना, कीप करना या फिर एक्सपेंड करना उस प्रॉपर्टी को, किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है बिहाफ में गवर्नमेंट की जाके, जैसे हम इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो कौन करता है, डिप्लोमेट्स करते हैं, ठीक है। आईएफएस जो ऑफिसर्स होते हैं ना, हाई कमिश्नर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, वो करते हैं, तो यहाँ पर उनको भी पब्लिक सर्वेंट माना जाए क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं उसमें, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, टू इन्वेस्टिगेट, टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पिक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जहां पर पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का, कोई भी ऐसी रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना या फिर इन्वेस्टिगेट करना या रिपोर्ट करना किसी मैटर को जहां पर पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का। टू मेक, ऑथेंटिकेट, कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द पिक्यूनियरी इंटरेस्ट। जहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पर ऐसा है, कमर्शियल टैक्स वाली बातें आ गई, यहाँ पर टैक्सेस की बात आ गई, या फिर कहां पर गवर्नमेंट का पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, मॉनेटरी इंटरेस्ट है, ठीक है, वहां पर जो लोग इनके डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं, कीप, उनको कस्टडी में रखते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, वो लोग भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पिक्यूनरी इंटरेस्ट। और जो लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं पिक्यूनरी इंटरेस्ट के गवर्नमेंट को, ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी जो इंटरेस्ट है ना, उनको प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक सर्वेंट, वो भी कहलाएंगे, ठीक है। जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, आजकल जीएसटी ऑफिसर्स माने जाते हैं, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी माना जाता है, तो ये जो ऑफिसर्स है ना, वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इनको इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ को वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसके प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ को, जो पिक्यूनरी इंटरेस्ट से डील कर रहा है गवर्नमेंट के, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट था 9th वाला, अब इसको भी टिक करके रख लीजिएगा। और 8th मैंने आपको बताया आर्बिट्रेटर वाला इंपॉर्टेंट था, 6th वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसमें। 10th वाला क्या कह रहा है, 10th कैटेगरी कह रही है, एवरी ऑफिसर्स हु ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, टू और टू लेवाई एनी रेट और टैक्स फॉर सेक्युलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, और टू मेक, ऑथेंटिकेट, कीप एंड डॉक्यूमेंट फॉर द असेंटेनमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर विलेज की बात कही गई है, ठीक है, यहाँ पर विलेज की बात कही गई है। कोई भी ऐसा ऑफिसर जो सेक्युलर कॉमन पर्पस के लिए विलेज के लिए काम कर रहा है, जरूर कोई धार्मिक पर्पस के लिए काम नहीं कर रहा है, सेक्युलर कॉमन पर्पस है, सबका एक सामुदायिक भवन बनाना, ठीक है। गांव में सामुदायिक भवन होते हैं बहुत सारे, गांव में कुछ ऐसी चीज करना जिससे वहां के लोगों को, टाउन, डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, जिला हो, टाउन हो,
ठीक है, वहां पर उन लोगों को फायदा मिले, एक गांव के लोगों को, ठीक है, सेक्युलर, जो वहां पर जो ऑफिसर वर्क करेगा ना इनके हित के लिए, जो इनके इंटरेस्ट के लिए वर्क करेगा, वो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है, और इसकी एक बार बैरक पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, सिंपल है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 11th क्या कह रहा है? 11th कह रहा है एवरी पर्सन होल्ड्स any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain, revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। यहाँ पर जो इलेक्शंस रिलेटेड जो काम करते हैं ना, जो पब्लिश करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल को कौन प्रिपेयर करता है? जैसे कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ओके, जो डीएम होता है हमारा वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो भी प्रिपेयर करते हैं लिस्ट को। बीएलओज होते हैं, ठीक है, बीएलओज होते हैं, वो भी डील करते हैं इन चीजों से। तो यहाँ पर उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया, पीठासीन अधिकारियों को पब्लिक सर्वेंट माना गया। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट माना गया पीठासीन अधिकारियों को, क्योंकि यहाँ पर वो इलेक्टोरल रोल से डील कर रहे हैं, और जो इलेक्शन का जो कंडक्ट कराने का जो और उसके पार्ट को कंडक्ट कराने का जो काम है ना, वो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, तो इनको पब्लिक सर्वेंट माना गया। अब जो 12th कैटेगरी है, ये इस पब्लिक सर्वेंट को बहुत ही ज्यादा वाइड मीनिंग दे रही है, सबको इंक्लूड कर रही है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो यहाँ पर इनको वाइड मीनिंग दे रही है। कैसे दे रही है वाइड मीनिंग, आओ हम पढ़ते हैं अब कैसे दे रही है। Every person in the service or pay of the government remunerated by the fees or commission for the performance of any public duty of the government। कोई भी ऐसी सर्विस में या फिर पे ऑफ गवर्नमेंट पे काम कर रहा है जहां पर क्या है कि पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करी जा रही है और उसको फीस या फिर रेम्युनरेशन उसको मिल रहा है, ठीक है, वो आदमी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है ना, कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, किसके उसमें एवज में, फीस या फिर कमीशन के एवज में, ठीक है, तो यहां पर पब्लिक सर्वेंट में आ जाएगा। अब एक और चीज बताइए आगे, एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटीज में भी हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, लोकल अथॉरिटीज क्या होती हैं, वो मैंने बताया था, पंचायत वाली लोकल अथॉरिटी, पंचायत म्यूनसिपालिटीज लोकल अथॉरिटी। अब यहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं ना, या फिर कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, पे पर काम कर रहे हैं, इन द सर्विस और इन द पे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट में आ जाएंगे। और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, यहाँ पर बता दिया गया है 617 कंपनीज एक्ट में डिफाइन है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है ना, वो भी यहाँ पर, मैं अभी आपको ये केस बताऊंगा गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी वाला जो पार्ट है ना, गवर्नमेंट कंपनी वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, ये प्री में कभी भी आ जाता है, बहुत ज्यादा पूछने वाला है इलस्ट्रेशन, ये फेवरेट माना जाता है एमपी का। तो अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो एक पब्लिक सर्वेंट। कैसे, यहाँ पर हम लोकल अथॉरिटीज पढ़ के आए, क्योंकि ठीक है, जो हमने 12th के बी वाले क्लॉज में पढ़ा, यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। भले ही अपॉइंट गवर्नमेंट के द्वारा ना किया गया हो, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अगर इनमें से कैटेगरीज में कोई भी आ रहा है ना, भले ही वो अपॉइंट ना किए गए हो गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अब अगला क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। Explanation 2 को, wherever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant। ऐसा नहीं कि दूर से आप काम कर रहे हैं, दूर से पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, फिर किसी के बिहाफ पर पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक्चुअल पोजेशन में होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में नहीं, एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए आपका उसकी ड्यूटी पर, उसकी जो पोजेशन है पब्लिक सर्वेंट की सिचुएशन, उस पर आपका एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए। ठीक है, भले ही आपकी पोस्ट में कोई लीगल डिफेक्ट हो, भले ही आपका अपॉइंटमेंट कुछ ऐसा हो कि रद्द हो सकता है आगे, या फिर कुछ भी लीगल डिफेक्ट हो, मैं कहता हूं A to Z, भले ही आपने जाति प्रमाण पत्र गलत लगा के रखा हो, लेकिन वॉट एवर लीगल डिफेक्ट में देयर बी, बट इफ यू आर इन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट पोस्ट, you are in the situation of public servant post, then you must be considered, you can be considered as a public servant। ठीक है, आपको कंसीडर क्या किया जाएगा, पब्लिक सर्वेंट है आप। वो वहां पर यही बता गया कि वॉट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। ठीक है, भले ही वो सिचुएशन को होल्ड करने के लिए कोई लीगल डिफेक्ट है यहाँ पर, लेकिन क्या है, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अब हम एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ते हैं। इलेक्शन को डिफाइन किया गया है। The word election denotes an election for the purpose of selecting members of a legislative, municipal or other public authority of whatever character, the matter of selection to which is by under any law prescribed by election। यहाँ पर कुछ नहीं, इलेक्शन को इसलिए एक्सपेंड कर दिया गया है
कि जो लेजिस्लेटिव उसके असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं वो भी, और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं वो भी, लोकल अथॉरिटीज़ को भी इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर उन इलेक्शंस को भी, जैसे महापौरी होती है, महापौर के इलेक्शंस होते हैं, या फिर पार्षदी के जो काउंसलर्स के इलेक्शंस होते हैं उनको भी, पार्षद कहते हैं जिनको, काउंसलर्स को, जो म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होता है जो नगर पालिका का, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है हर इलेक्शन को यहाँ पर, और जो उस इलेक्शन के लॉ से डील कर रहे हैं ना, हर इलेक्शन को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ये तो ही बैर एक्ट। अब बैर के अलावा मैं आपको 2 केसेस बताऊंगा, 3 बताऊंगा, 2 यहाँ पर लिखे हैं, मैं एक और केस बताऊंगा आपको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल है एक्सप्लेनेशन। इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दी, सिंगल था, बैर एक्ट मैंने आपको पढ़वा दी, रीड करवा दी। अब यहाँ पर एक केस है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एम करुणानिधि जी जो थे ना, वो तमिलनाडु के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे। जब यहाँ पर उनकी पोस्ट पे रिलेटेड कुछ इशू हुआ ना, तो यहाँ पर उनके वकील जो थे उन्होंने बोला कि जो कमिश्नर, जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, और 3 रीजंस दिए इसके पीछे। पहला रीजन ये है कि वो जो है ना अपॉइंट है और डिसमिसल उसका, जैसे आप प्रसाद पर्यटन का सिद्धांत पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पढ़ेंगे, तो उस आदमी को जो अपॉइंट करता है ना, वही उसको डिसमिस कर सकता है। सेक्शन 311 कहते, आर्टिकल 311 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो यहां पर यही कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट है ना और डिसमिसल है, वो सीएम का गवर्नर करता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट क्या बोला उन्होंने, कोर्ट ने ये बोला कि जो सैलरी मिल रही है ना, वो आपको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के चक्कर में मिल रही है। ऐसा नहीं है आप इलेक्शन जीत गए तो आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपको सैलरी, पब्लिक ड्यूटी आप परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, पब्लिक ड्यूटी। मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा पॉइंट्स वैसे, ठीक है। पब्लिक ड्यूटी यहां पर पॉइंट्स आने लगेंगे, देखेंगे आपको, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने पर मिल रही है, ठीक है। सॉरी। और जो थर्ड पॉइंट है ना, जो सैलरी इनकी चार्ज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनके गवर्नमेंट फंड से निकल रही है, ये गवर्नमेंट फंड्स। और गवर्नमेंट फंड्स कैसे बनते हैं, टैक्स पेयर से, ठीक है। तो आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, तमिलनाडु के सीएम को यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना गया। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी केस आता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो ये वाला केस कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलेगा, जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि सीएम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है कि नहीं आता। व्हेन विल डील विथ आर्टिकल 74, 75 देन फर्दर, ओके। तो यहाँ पर ये वाला केस हो गया, ये वाला केस आपको सुनना है। फिर कल्याण सिंह का केस है, कल्याण सिंह के केस में भी सेम बात कही गई थी। कल्याण सिंह का जो केस है ना, वो है मेरे ख्याल से 1961 का, 1961 का, और ये है 1979 का। ये वाला जो केस है ना, ये पहले आया था, ये जो वाला कल्याण सिंह का केस है जो पहले आया था, लेकिन इसको लैंडमार्क माना गया क्योंकि यहाँ पर बड़ी बेंच बैठी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया था। फिर एक और केस आप इसमें पढ़ेंगे, आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले। यहां पर एमएलए को लेके बात हुई थी, एआर अंतुले एमएलए को लेके बात हुई थी कि पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी वाली बात कही थी, ठीक। गवर्नमेंट कंपनी हम पढ़ के आए ना, कहाँ पे पढ़ के आए गवर्नमेंट कंपनी, 12th के बी में, ठीक। गवर्नमेंट कंपनी के जो वो है ना एम्प्लॉयज हैं जो सर्विस में हैं वो आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया कोर्ट ने, यहाँ पर ये कह दिया कि गवर्नमेंट कंपनी कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मान सकते, लेकिन जो इसके एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, ठीक है। आज हम अकेले सेक्शन 21 से डील करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा पार्ट है, ठीक है। अगले सेक्शन में हम आगे डील करेंगे, अगले जो पार्ट होगा उसमें हम आगे डील करेंगे। थैंक यू।